नमस्कार। डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मेंस आंसर राइटिंग के रामबाण सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री के आज एक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है जमींदारी प्रथा के बारे में, और यूजुअली बीपीएससी या तो 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है या फिर 7-8 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो है आपको शॉर्ट नोट्स वाला ये क्वेश्चन है जमींदारी सिस्टम के बारे में। 2 पन्ने में क्या ऐसा आप एब्सोल्यूट लिख सकते हैं जिसके बिहाफ पर बीपीएससी आपको 5, 5.5 या 6 नंबर दे। पहला कुछ चीजें बात कर लेते हैं। जमींदारी सिस्टम था क्या? 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इस चीज को लेकर के आता है, और शुरू में अंग्रेज भी इस चीज को लेकर के आशंकित थे कि एक नया भू राजस्व सिस्टम हम लोग क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इसको इंप्लीमेंट करने का ऐसा फायदा होगा या नहीं होगा। तो 3 सालों के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगता है कि नहीं, ये सिस्टम बड़ा बेनिफिशियल है, और बेनिफिशियल होने के कारण ही 1793 में इस भू राजस्व व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है, स्थायी या परमानेंट कर दिया जाता है। तभी इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। परमानेंट सेटलमेंट कहने का मतलब ये था कि जो भी उस इलाके के बड़े रिच लोग थे, जमींदार थे, उनके साथ ब्रिटिश सरकार ने ये समझौता कर लिया कि तुम लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करके लाओ, भू राजस्व कलेक्ट करके लाओ। जो भी भू राजस्व कलेक्ट करके लाओगे उसमें से 1/11वां हिस्सा तुम रख लेना, और 10/11वां हिस्सा तुम हमको दे देना। हाउएवर कई बार ऐसा हुआ ना कि जो भू राजस्व की दर थी वो लगान इतना ज्यादा कर दिया गया था कि जमींदार उस लगान को चुकाने में असमर्थ हो रहे थे, और इसीलिए 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया। सूर्यास्त का नियम मतलब क्या हुआ कि इस जमीन के लिए एक पर्टिकुलर डेट दे दिया गया कि इस जमीन के लिए जो भी लगान है वो अमुक तारीख तक आपको सरकारी खजाने में जमा कर देना है, और उस दिन के सूर्यास्त तक अगर आप सरकारी खजाने में उन चीजों को नहीं जमा कर पाए तो फिर आपकी जमींदारी छीन जाएगी, उस जमीन का पुनः नीलामी करवाया जाएगा, और पुनः कोई दूसरा व्यक्ति खरीद करके वहां से भू राजस्व को कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि ओवरऑल उस समय का जो भी ब्रिटिश भारत था उसके कितने प्रतिशत भूभाग पर यह सिस्टम इंप्लीमेंटेड था, तो 19% भूभाग पर, और 19% भूभाग में मुख्यतया 3 जगहें थी। एक बंगाल, और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि उस समय का जो बंगाल था ना, उसमें उड़ीसा और बिहार भी इंक्लूडेड थे। कहने का तात्पर्य ये कि अभी के वर्तमान राज्यों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आपको बिहार में ये इंप्लीमेंटेड था, बनारस जिले में इंप्लीमेंटेड था, और उत्तरी कर्नाटक में ये इंप्लीमेंटेड था। इतनी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इसका अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ कि अंग्रेजों को यह फायदा हुआ कि उनको जमींदारों के तौर पर एक स्थायी मित्र मिला, और 1857 के महाविद्रोह से ब्रिटिश राज्य को बचाने वाले बहुत सारे जो कारक थे उसमें एक इंपॉर्टेंट कारण यह भी था कि जमींदारों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। इक्के दुक्के अगर जमींदारों को छोड़ दिया जाए, जैसे बिहार के गौरव आपको वीर बाबू कुंवर सिंह साहब हो गए, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जो जमींदारों का वर्ग था वो अंग्रेजों के साथ ही लॉयल बना रहा। ठीक है। अगर बड़े प्रोमिनेंट लोगों में अगर बात किया जाए तो हो सकता है पीटी में आपसे पूछ दिया जाए कि कौन से 2-3 व्यक्ति थे जो इस जमींदारी प्रथा के समर्थक थे। तो राजा राम मोहन राय साहब, जिनको अन्यथा तो हम लोग जानते हैं सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए, हाउएवर ये खुद जमींदार वर्ग से आते थे। तो राजा राम मोहन राय साहब ने इस सिस्टम को अच्छा बताया, और ठीक वैसे ही आरसी दत्त साहेब ने भी इस सिस्टम को अच्छा बताया। ठीक है। और बाद में आकर के एक फ्लाउड कमीशन बनता है और वो बोलता है कि ये जमींदारी सिस्टम अच्छा नहीं था। जमींदारों को क्या लाभ हुआ? वो मनमाना कर वसूलते थे और उसका अधिकतर हिस्सा अपने पास रख लेते थे, उसका एक छोटा सा हिस्सा अंग्रेजों को ट्रांसफर कर देते थे। इसीलिए सैने अंग्रेजों ने ये पाया ना कि हमसे ज्यादा रिस्क तो यहाँ के जमींदार हो रहे हैं।
तो इन्हीं में से कुछ बातों को अगर आप 7-8 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 मार्क 2 पन्ने में अगर समेट देंगे तो आपको ठीक ठाक सा नंबर मिल जाएगा। देखते हैं इन्होंने क्या लिख रखा है। पहला एक लाइन का जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा गया है कि भारत में ब्रिटिश द्वारा राजस्व वसूल को बढ़ावा देने वाले व राजस्व पद्धति को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से नए नए तरीके के भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक सेंटेंस है। भारत में क्षेत्र विशेष की विशेषताओं को देखते हुए ब्रिटिश ने 3 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया। इन्हीं में से एक व्यवस्था थी जमींदारी प्रथा। ये बहुत सुंदर सा लाइन लिखा हुआ है कि क्षेत्र विशेष की जो भी विशेषताएं थी, जैसे दक्षिण भारत में भूमि न तो उतनी उपजाऊ थी, न तो जमींदारों महाजनों का बड़ा वर्ग वहां पर एग्जिस्ट करता था, इसीलिए वहां पर उन लोगों ने महलवाड़ी सिस्टम को लाया। और वहीं पर आपको नॉर्थ इंडिया में जहां पे जमीन बहुत फर्टाइल, बहुत उर्वरक थी और साथ ही महाजनों का, सूदखोरों का भी एक बड़ा वर्ग एग्जिस्ट करता था, इसीलिए वहां पर जमींदारी सिस्टम को लाया गया। हाउएवर 2 शब्द यहां पर अगर और आप जोड़ देते ना, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, तो कम से कम एग्जामिनर को पता चलता है कि अच्छा बाकी दोनों भी आपको पता है। तो 2 शब्द एक्स्ट्रा और आप जरूर खर्च कर सकते थे। जहां पर तीनों के आपने नाम बताए का मेंशन किया है, वहां पर तीनों का भी नाम आपको लिखना चाहिए था। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश शासन ने जमींदारी प्रथा को अपनाया था, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में मुख्यतया बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम के कुछ क्षेत्रों में लागू किया, जो तत्कालीन भारत के कुल भूखंड का लगभग 19% था। ठीक है, 19% था, बहुत अच्छा लिखा। उत्तरी कर्नाटक एक आप चूक गए हैं, उसको भी आपको मेंशन करना चाहिए था। और स्पेसिफिक होकर के अगर देखा जाए ना, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश भी अच्छा ही है, लेकिन अगर आप बनारस को मेंशन कर देते तो आपका आंसर और अच्छा हो सकता था। ठीक है, और ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, लिखा ही हुआ है आपने। मैप वगैरह बना देने से क्या होता है ना कि सीधे ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं कि ये 19% कहाँ एग्जिस्ट करता था, तो मेनली आपको पूर्वी भारत में एग्जिस्ट करता था, जिस जगह को आपने मार्क किया है। और साथ साथ एक पाई चार्ट में आपने 19% लिख रखा है, विच इज ऑल्सो सच अ गुड थिंग। ठीक है, क्योंकि कोई सा भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को उतनी सीरियसली नहीं पढ़ता है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत आई कैचिंग होती हैं। तो जितना आप डायग्राम या इमेजेस वगैरह को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कॉपी में, उसको एक बार जरूर आप लोग इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 10 वर्षों तक राजस्व नियत कर दिया जाता था और खास विशेषता यह थी कि भू राजस्व को जमींदारों के माध्यम से एकत्र किया जाता था। सेलिएंट फीचर क्या था कि खुद ब्रिटिश सरकार घर घर जाकर के भू राजस्व नहीं वसूलती थी। उस समय देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा 66-67% आता था आपको प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर में चूंकि मालिक अंग्रेज थे, फिर भी वो घर घर जाकर के आपको भू राजस्व नहीं कलेक्ट करते थे। इसके पीछे भी सामान्य कारण यही दिया जा सकता है कि वो यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मान्यताओं से परिचित नहीं थे, तो उनको भी एक मध्यस्थ चाहिए था जो उनके बिहाफ पर टैक्स वैक्स कलेक्ट करके लाए और अपना हिस्सा ले और बाकी हिस्सा सरकारी खजाने में जमा कर दे। इसमें राजस्व का कलेक्शन किसानों की आय का आधा लिया जाता था, जिसमें कुल भू राजस्व का 1/11वां भाग जमींदार को और शेष भाग आपको ब्रिटिश सरकार को जाता था। 1/11वां लिख ही दिए थे, तो यहाँ पे भी 10/11 लिखा जा सकता था। ठीक है ना, और ये चीजें कंक्लूजन में लिखते तो ज्यादा बेहतर होता कि भाई ये अभी भी किसानों के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि मोटे तौर पर उनसे भू राजस्व का लगभग आधा, उनकी कुल भू उपज का लगभग आधा हिस्सा राजस्व के तौर पर ले लिया जाता था। नकारात्मक प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था या किसानों पर, वो भी आपने लिख रखा है, विच इज सच अ गुड थिंग। लगान की दर बढ़ गई। ठीक है, इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे लिखते हैं ना कि एक दानो, पहले इंडियन जो ब्रिटिश सरकार थी, एक दानो था जो भारतीयों को परेशान करता था, उसकी जगह अब अनेक दानों ने ले ली। ठीक है, अनेक दानों ने ले ली मतलब बहुत सारे जमींदार भी दानों का काम करते थे, पहला चीज। दूसरा चीज
कि हर जमींदार को जब से सूर्यास्त का नियम लागू हुआ तो उसको पता था कि भैया जिस साल ना हम जमीन का भू राजस्व ब्रिटिश सरकार को नहीं देंगे ना, उस साल क्या होगा कि वो जमीन सीज हो जाएगी। तो अगर जमीन ही सीज हो जाने वाली है ना, तो जब आपको पता है कि वो चीज मेरी परमानेंटली नहीं है, तो वहां पर कोई भी भू सुधार के आप उपाय नहीं करेंगे, कोई भी वहां पर अच्छे तरीके के आप उर्वरक नहीं इस्तेमाल में लाएंगे, नहरें वगैरह की व्यवस्था नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सारा पैसा हम लगाएं, लेकिन एक साल समहाउ अगर हम लगान को कलेक्ट करके सरकार तक पहुंचाने में विफल रहे तो मेरी जमीन चली जाएगी, फिर मेरी बनाई हुई नहर से दूसरे लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है ना? तो जो भी भू सुधार होते हैं या भू उर्वरकता बढ़ाने वाले मेजर्स होते हैं, वो अब भारतीय कृषि से नगण्य होते चले गए। ठीक है? किसान वर्ग जमींदारों के चंगुल में फंस गया। ठीक है? और ऋण का प्रभाव किसानों पर पड़ा। कुछ लाइन तो यूनिवर्सल है, आप रैयतवाड़ी में भी इसको लिख सकते हैं, महलवाड़ी में भी लिख सकते हैं, इवन जनजातीय समाज जो मुंडाओं की जो दुर्दशा की गई है उसमें भी इस चीज को आप लिख सकते हैं, संथाल विद्रोह में भी लिख सकते हैं। ब्रिटिश द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति ब्रिटिश आर्थिक स्थिति को ज्यादा लाभ पहुंचाया लिखा गया है, यहाँ पे लाभ मिसिंग है, जबकि भारतीय किसानों को शोषण एवं दरिद्रता के द्वार पर छोड़ दिया। लिखी हुई चीजें बेहतर हैं, लेकिन 2 पन्ने के आंसर में ना आप लोग अगर ये इंश्योर करेंगे कि पॉइंट फॉर्मेट में अगर हम चीजों को लिखें तो 7-8-9 पॉइंट आप ज्यादा बता सकते हैं, और वहीं पैराग्राफ के तौर पर अगर आपको लिखना ही है तो 38 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखेंगे। अगर इसी में आपने पॉइंट फॉर्मेट को अगर इंक्लूड किया होता तो थोड़ी ज्यादा बातें आप लिख सकते थे। बहरहाल इस आंसर में भी कॉपी चेक करने वाला आपको 4 नंबर तो देगा ही देगा, और जो जो पॉइंट हम लोग आपको बताएं अगर उनको अगर आप एक बार इंक्लूड करेंगे तो वही 1-1.5-2 मार्क्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं, और सारी लड़ाई वही 2 मार्क्स एक्स्ट्रा की है। 2 मार्क्स एक्स्ट्रा अगर आपको मिल गया तो ग्रेजुअली ऐसे ऐसे करके अगर 20-25-30 मार्क्स में आपको 2-2 नंबर भी एक्स्ट्रा मिला तो सामने वाले से आप 60 नंबर का एज ले जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए जो भी व्यक्ति मेंस लिख रहे हैं वो सारे आप ही के टक्कर के हैं, उनमें से कोई बेवकूफ नहीं है। तो यही कुछ कुछ चीजें अपने आंसर में इंक्लूड करके आप 1-1.5-2 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जिसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। थैंक यू।